हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने रिपेयर एंड मेंटेनेंस इस सब्जेक्ट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में समझा था। हमने ये भी जाना कि रिपेयर और मेंटेनेंस होता क्या है और कैसी परिस्थितियाँ आ सकती हैं डेली बेसिस पर जब हमें रिपेयर और मेंटेनेंस से संबंधित डिसीजंस लेने होते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस, यानी मरम्मत और अनुरक्षण का आप जो भी कार्य कर रहे हैं वह कार्य जो है किन किन कारणों से प्रभावित हो सकता है। तो इसको लेते हुए एक छोटा सा एग्जांपल हम गौर करेंगे। मान लीजिए आप जिस भवन में रह रहे हो, जिस भी संरचना में आप रहते हो, उसमें किसी तरह का कोई दोष या अपक्षय पैदा हो गया है, कोई दोष या अपक्षय आ गया है जिसको मेंटेनेंस या फिर रिपेयर की आवश्यकता पड़ रही है। तो किसी भी तरह के कार्य को करने से पहले आपको ऐसी कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है जो कि आपके कार्य को प्रभावित कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने कुल 8 पॉइंट्स में सारे के सारे फैक्टर्स को डिवाइड कर दिया है। तो एक एक करके हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है जिस पर आपका कार्य मरम्मत या अनुरक्षण जो कुछ भी हो वह निर्भर करता है, वह है टाइप ऑफ डिफेक्ट, यानी दोष का प्रकार। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि जो जिस भी प्रकार का आप कार्य करने का जा रहे हैं अपनी संरचना अथवा उसके किसी अवयव में, अपने स्ट्रक्चर या फिर उसके किसी एलिमेंट में, वो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंटली तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप उस कार्य को कर क्यों रहे हो, कार्य को करने के पीछे का उद्देश्य क्या है। तो कार्य के पीछे का उद्देश्य जो है वो या तो रिपेयर करना हो सकता है या तो मेंटेनेंस करना हो सकता है। ठीक है, अब रिपेयर और मेंटेनेंस किस बात पर निर्भर करेगा कि दोष कौन सा देखने को मिल रहा है। तो टाइप ऑफ डिफेक्ट यानी दोष का प्रकार क्या है। ठीक है, दोष के प्रकार पर आप सबसे पहले यह निर्धारित करते हो कि आपने किस तरह के विधि या फिर किस तरह के कार्य को करना है। तो टाइप ऑफ डिफेक्ट यानी दोष का प्रकार जो है सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपके मरम्मत अथवा अनुरक्षण के कार्य को प्रभावित करेगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, यानी मरम्मत कार्य को करने के लिए आपको जिस निर्माण सामग्री की आवश्यकता है वह निर्माण सामग्री आपको आप जिस एरिया में रह रहे हैं, जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं, उस क्षेत्र में उसकी उपलब्धता है या नहीं, यानी वो मटेरियल अवेलेबल है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए प्लास्टर में होने वाली छोटी मोटी जो टूट फूट है, उसको मरम्मत करने के लिए हम कई बार जो है मसाला ना तैयार करके हम पुट्टी का प्रयोग कर लेते हैं, पुट्टी या फिर लाइम के मोर्टार का यूज़ कर लेते हैं। अब यदि आपके बिल्डिंग जहाँ पर आपको मरम्मत कार्य करना है उसके आसपास पुट्टी या इस तरह की सामग्री अवेलेबल नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि आप उस मरम्मत कार्य को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल था, उस सामग्री की जगह कुछ भी हो सकता है, सीमेंट हो सकता है, रेता बजरी कुछ भी हो सकता है। तो यदि वह सामग्री आपको उपलब्ध नहीं है तो आप उस कार्य को नहीं कर सकते, जिससे कि आपका कार्य प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्टली अफेक्ट होता है, प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। अच्छा, चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर, बजट ऑफ द वर्क। ये भी जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में से एक है क्योंकि किसी भी दोष अथवा अपक्षय की मरम्मत अथवा अनुरक्षण को करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर रोल प्ले करता है, वो होता है पैसा। क्योंकि यदि आपके पास उस कार्य को करने के लिए उचित बजट नहीं है तो वह आपके कार्य को सीधे सीधे जो है प्रभावित करेगा। आपको किसी भी कार्य को करने के लिए कौन सी क्रियाविधि का प्रयोग करना है या कौन से उपकरण या कौन सी सामग्री का प्रयोग करना है, वह डायरेक्टली इस बात पर निर्भर करता है कि आपको उस मरम्मत अथवा अनुरक्षण के कार्य को करने के लिए कितना बजट अवेलेबल है, कितना बजट जो है उस कार्य के लिए आपको दिया गया है। ठीक है, तो कई बार जो है बजट भी कार्य को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर देता है। बजट के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पर्यावरणीय घटक, दैट इज़ एनवायरमेंटल फैक्टर। मान लीजिए जिस दोष या अपक्षय की मैं बात कर रहा हूँ, मान लीजिए आपके बिल्डिंग का पेंट जो है, जो आपने पेंटिंग की है, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, जो कि एस्थेटिक महत्व रखती है, यानी आपकी संरचना को सुंदर दर्शाने के लिए जिसका प्रयोग होता है, हम पेंट करते हैं सरफेस को। तो मान लीजिए आपका पेंट ख़राब हो गया है,
अब यदि जो आपका मौसम है वो वर्षा वाला है, यानी अगर बारिश का मौसम है, तो ऑब्वियसली आप पेंटिंग का कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि वर्षा जो है आपके कार्य को सीधा सीधा प्रभावित करेगी। वो आपके कार्य को या तो ख़राब कर देगी या तो उसकी क्वालिटी को गिरा देगी। तो इस तरह जो है एनवायरमेंटल फैक्टर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मरम्मत अथवा अनुरक्षण के कार्य को लेकर। ठीक है। अब वर्षा के अगर वर्षा को ना देखें आप, मान लीजिए बहुत ही किसी गर्म इलाके में है जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो वहाँ पर जो है आपने किसी भी कार्य को करने के लिए जैसे मान लीजिए आपने प्लास्टरिंग करनी है, ठीक है, आपने रीप्लास्टर करना है अपनी सरफेस को, तो आपको पता है ज़्यादा गर्मी की वजह से आपके प्लास्टर का जो मॉइस्चर है वो बहुत ही जल्दी जो है एवेपोरेट हो जाएगा। आपके प्लास्टर में जितना पानी है वो बहुत जल्दी एवेपोरेट होता है, जिस वजह से आपका प्लास्टर का जो स्ट्रेंथ होना चाहिए था सेट होने के बाद, वो स्ट्रेंथ नहीं ले पाता प्लास्टर, और आपका कार्य सीधा प्रभावित होता है। उसी तरह मान लीजिए आप किसी बहुत ही सर्द इलाका में हैं जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, तो वहाँ पर आप यही चाहेंगे कि आपका जो प्लास्टर है उसका सेटिंग टाइम जो है थोड़ा फास्ट हो जाए, क्योंकि सेटिंग टाइम डिले होगा तो आपके मरम्मत कार्य जो है आपका प्रभावित होगा। तो इस तरह से अनगिनत ऐसे एग्जांपल्स हैं, आप उस बारे में सोच भी सकते हैं कि पर्यावरण को लेकर के किस तरह आपके मरम्मत अथवा अनुरक्षण का कार्य प्रभावित हो सकता है। ठीक है। पर्यावरणीय घटक के बाद हम आते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, यानी उचित लेबर की उपलब्धता। अब आपको पता है कई कबार मतलब ज़्यादातर यही देखा जाता है कि मरम्मत एवं अनुरक्षण के जो कार्य होते हैं वो बहुत स्पेसिफिक कार्य होते हैं, यानी ऐसे कार्य होते हैं जो कि हर लेबर नहीं कर सकती। कई बार कुछ कार्य ऐसे भी निकल कर आ जाते हैं जिसके लिए स्किल्ड लेबर की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो यदि उस तरह की स्किल्ड लेबर आपके आसपास अवेलेबल नहीं है तो आप उस तरह से, यानी उस विधि से आप उस कार्य को नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि लेबर की उपलब्धता भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य को लेकर के, अगर देखा जाए तो जब कभी आप किसी भी तरह के कार्य को करने से संबंधित कोई भी निर्णय लेते हैं तो उसके पूर्व आप यह ज़रूर देख लें कि जिस विधि से आप उस कार्य को करने जा रहे हैं उस विधि के अनुसार कार्य की सामग्री यानी मटेरियल और लेबर दोनों अवेलेबल हैं या नहीं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं क्वालिटी ऑफ द वर्क, यानी कार्य की दक्षता। मान लीजिए आपने जिस लेबर से आप कार्य करवा रहे हैं या कर रहे हैं, यदि उसके कार्य करने की दक्षता उचित नहीं है, यानी अगर वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ कार्य को नहीं कर रहा है तो आपके कार्य जो है सीधा सीधा प्रभावित होगा। आपके कार्य की क्वालिटी गिर जाएगी, आपका जो कंस्ट्रक्शन का क्वालिटी है वो गिर जाता है। ठीक है। और एट लास्ट जो निष्पादन है, जो परफॉर्मेंस है, ठीक है ना, आपके कार्य किए गए कार्य का जो परफॉर्मेंस है वो भी इफेक्ट होता है। ठीक है। फिर आती है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है टाइम लिमिटेशन। कई बार ऐसा होता है कि आपको एक टाइम की लिमिट दे दी जाती है किसी भी कार्य को करने के लिए। मान लीजिए आपको 2 दिन की लिमिट दे दी गई, तो आपको जो निर्धारित समय है, जो भी आपको टाइम लिमिटेशंस दी गई हैं, आपको उस टाइम लिमिटेशंस के अंदर रह कर के कार्य को कंप्लीट करना होता है। यानी उस समय का जो आपके पास एक दायरा है उस दायरे में रह कर के आपको कार्य करना है। तो कई बार जो है आपके कार्य करने की विधि जो है इस बात पर भी निर्भर कर जाती है कि आपको कितना समय दिया गया है उस कार्य को करने के लिए। तो इस तरह जो है टाइम लिमिट भी आपके कार्य को, मरम्मत या फिर अनुरक्षण के कार्य को प्रभावित कर सकती है। और एट लास्ट है जो कि है सुपरविजन। कार्य कर लेने के पश्चात यदि आप उसका सही रूप से देख रेख या रख रखाव नहीं कर पाते या उसको सही तरीके से सुपरवाइज़ नहीं कर पाते, तब भी आपका कार्य जो है सीधे रूप से प्रभावित होता है। ठीक है। तो ये जो मैंने 8 पॉइंट्स आपको बताए आज, ये 8 पॉइंट जो हैं सीधे सीधे जो हैं आपके मरम्मत या अनुरक्षण कार्य को प्रभावित करने वाले घटक बन जाते हैं, दैट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो जब कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि मरम्मत अथवा अनुरक्षण कार्य, हो सकता है कि आपसे केवल मरम्मत बोला जाए, हो सकता है आपसे केवल अनुरक्षण बोला जाए। ठीक है ना। तो ये जो मैंने 8 पॉइंट बताए हैं ये दोनों ही अनुरक्षण और मरम्मत दोनों को कॉमन रूप से प्रभावित करते हैं। तो कई बार एग्ज़ाम में जो है केवल मरम्मत पूछ लिया जाता है, कई बार अनुरक्षण पूछ लिया जाता है, कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि दोनों को प्रभावित करने वाले घटक बताएं। तो आपने कुल मिलाकर के यही आंसर को देना है, यही चीज़ आपने लिखनी है। यदि आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मार्क्स का है, यानी मान लीजिए 10 मार्क्स का है या 7 मार्क्स का है, तो
तो आप इन हेडिंग के साथ साथ एक एक दो दो लाइन में इन चीज़ों को समझा भी सकते हैं कि टाइप ऑफ डिफेक्ट की यदि बात कर रहे हो तो किस तरह जो है वो आपके कार्य को प्रभावित करेगा, आप लिखित रूप में उसे समझा भी सकते हो। ठीक है, तो अभी ये सब जो है आपने अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। आज के लेक्चर के लिए बस मैं इसको यहीं पर शॉर्ट रखते हुए ख़त्म कर रहा हूँ। बाकी की टॉपिक्स को पढ़ने के लिए हम अगले लेक्चर का इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।